सो चिल्ड्रन, आज हम आपका 9th स्टैंडर्ड का लेसन नंबर 2 पढ़ेंगे, स्मृति, जिसको लिखा है श्री राम शर्मा जी ने। ठीक है, स्मृति मतलब होता है कि यादें, अपनी यादें जो है उन्होंने श्री राम शर्मा जी ने हमारे साथ में साझा की हैं कि उनको बचपन में किस तरह का अनुभव हुआ, वो इस लेसन में हम पढ़ेंगे। सन 1908 ईस्वी की बात है। कब की? 1908 की। दिसंबर का आखिर या जनवरी का प्रारंभ होगा। उत्तर भारत में इस टाइम पे बहुत ठंड पड़ रही होती है, जनवरी और दिसंबर के आखिर में, और जनवरी का जो स्टार्ट होता है तो चिल्ला मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत कड़कड़ाती, दांत किटकिटा रहे हैं जैसी, ऐसे चिल्ला मतलब बहुत ठंड, जाड़ा पड़ रहा था, बहुत सर्दी पड़ रही थी। 2-4 दिन पूर्व कुछ बूंदाबांदी हो गई थी। बूंदाबांदी होने का मतलब है कि थोड़ी बारिश हो चुकी थी। 2-3 दिन पहले थोड़ी बारिश हो गई थी, जिसकी वजह से ठंडी और भी ज़्यादा बढ़ गई। इसलिए शीत की भयंकरता और भी बढ़ गई थी। मतलब जो शीत मतलब ठंडी, सर्दी जो है वो और भी ज़्यादा भयंकर हो गई थी, बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। सायकाल के 3:30 या 4 बजे होंगे। सायकाल मतलब शाम के वक्त था और 3:30 या 4 बजे होंगे। कई साथियों के साथ मैं झरबेरी के बेर, झरबेरी छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं जिस पे बेर लगे रहते हैं, तो झरबेरी के बेर तोड़ तोड़ कर खा रहा था। बच्चे नीचे से ही कूद कूद के तोड़ लेते हैं उनको, छोटे छोटे पेड़ होते हैं बेर के, तो झरबेरी उनको बोलते हैं। तो ये लेखक जो है वो झरबेरी पे से बेर तोड़ तोड़ के खा रहे थे कि गांव के पास से ही एक आदमी ने जोर से पुकारा। गांव का कोई आदमी है, वो जोर से पुकारता है कि तुम्हारे भाई बुला रहे हैं, तुम्हारे भाई साहब तुम्हें बुला रहे हैं, शीघ्र ही घर लौट आओ, शीघ्र ही घर लौट जाओ, तुम अपने घर पे जल्दी से चले जाओ, तुम्हारे भाई साहब तुम्हें बुला रहे हैं। मैं घर को चलने लगा। जैसे ही मैसेज मिला तो वो चल देते हैं घर के लिए। साथ में छोटा भाई भी था। अब भाई साहब की मार का डर था। जो बड़े भाई हैं उनके, वो बहुत मारते थे, इसलिए वो डरते थे, इसलिए सहमा हुआ सा चल रहा था। सहमा मतलब डरा हुआ सा चल रहे थे वो। समझ में नहीं आता था कि कौन सा कसूर बन पड़ा, मतलब कौन सी गलती हो गई हमसे जो भाई साहब ने हमको बुलाया है घर पे, क्या कर दिया हमने। और डरते डरते घर में घुसा। डरते डरते वो अपने घर में आते हैं। आशंका थी कि बेर खाने के अपराध में ही तो पेशी न हो। आशंका होती है यानी कि उनको डर होता है इस बात का कि हम लोग बेर तोड़ के खा रहे थे, कहीं यही तो अपराध नहीं कर दिया है, इसके लिए तो हमारी पेशी नहीं हो रही है, इसी के लिए तो नहीं बुला लिया बड़े भाई साहब ने। पर आंगन में भाई साहब को पत्र लिखते पाया। लेकिन वो लोगों को क्या मिलता है, घर पे भाई साहब आंगन में बैठे हुए हैं और वो पत्र लिख रहे हैं। अब पिटने का भय दूर हुआ। थोड़ा सा उनके मन में जो डर लेकर वो आए थे घर पे, वो थोड़ा सा दूर हो जाता है कि भाई साहब तो पत्र लिखने में बिजी हैं। हमें देखकर भाई साहब ने कहा कि इन पत्रों को, भाई साहब जो उनको किस काम के लिए बुलाया, कि वो बोलते हैं उनको कि इन पत्रों को ले जाकर मक्खनपुर, कहाँ पे? मक्खनपुर डाक खाने में डालाओ। डाक खाना मतलब पोस्ट ऑफिस। मक्खनपुर का जो पोस्ट ऑफिस है वहाँ पे ये पत्रों को डाल के आ जाओ, और तेजी से जाना, मतलब बहुत जल्दी जल्दी जाना, जिससे शाम की डाक में चिट्ठियाँ निकल जाएं। शाम को डाक जाएगी तो अब ये चिट्ठियाँ तब भी निकल जाएंगी, इसलिए तुम जल्दी से चले जाओ और मक्खनपुर के डाक खाने में ये चिट्ठियाँ डालाओ। ये बड़ी ज़रूरी हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी चिट्ठियाँ हैं। ठीक है, जाड़े के दिन थे 30 पर, मतलब उस पर हवा के प्रकोप से, हवा की वजह से कपकपी लग रही थी, बहुत ठंडी लग रही थी लेखक को भी। हवा मज्जा तक ठुठरा रही थी, बोलते हैं हड्डियां तक जमा रही थी। और मज्जा बोला जाता है जिसको बोन मेरो भी बोलते हैं ना आप लोग, तो हड्डियों के भीतर भरा मुलायम जो पदार्थ होता है, तो बोन मेरो जिसको बोलते हो, मज्जा, अंदर हड्डियां तक ठिठुर रही थी, तब तक ठिठुरा रही थी हवा की वजह से, इतनी ज़्यादा ठंडी थी। इसलिए हमने कानों को धोती से बांधा। उन्होंने जो अपने कानों को धोती से बांध लेते हैं, पहले धोती कुर्ता ही पहना करते थे ना ज़्यादातर जेंट्स भी, तो माँ ने बुझाने के लिए थोड़े चने एक धोती में बांध दिए। तो माँ उनको थोड़े से चने दे देती है कि गांव में पहले क्या होता था, भाड़ होते थे, वहाँ पे जाके गेहूँ चना भुनवा के लाते थे, भुने हुए चने खाते थे लोग। ठीक है, तो वहाँ बुझाने के लिए माँ ने उनको धोती में थोड़े चने बांध दिए कि तुम वहाँ चिट्ठी डालने तो जा ही रहे हो, तो रास्ते में ये चने भी भुनवा लाना। हम दोनों भाई अपना अपना डंडा लेकर घर से निकल पड़े। और उस समय उस बबूल के डंडे से जितना मोह था उतना इस उम्र में राइफल से नहीं होगा। वो डंडा लेके हमेशा निकलते थे, क्योंकि कहीं आम तोड़ के खाने, कहीं बेर तोड़ के खाने, तो डंडा तो चाहिए ना। तो बोलते कि इस उम्र में अगर राइफल भी मिल जाए तो उतना प्यार नहीं होगा जितना कि उस समय पे हमें अपने बबूल के डंडे से था। मेरा डंडा अनेक सांपों के लिए, बहुत सारे सांपों के लिए नारायण वाहन हो चुका था। नारायण वाहन बोलते मतलब उस डंडे से उन्होंने बहुत सारे सांपों को भी मारा था। मक्खनपुर के स्कूल और गांव के बीच पड़ने वाले आम के पेड़ों से प्रतिवर्ष
उससे आम झुरे जाते थे। मतलब झुरे जाने का मतलब होता है कि तोड़ना। जो डंडा था उससे वो मक्खनपुर के स्कूल में जाते और गांव के बीच में जितने भी मक्खनपुर और गांव के बीच में जितने भी आम के पेड़ पड़ते थे तो उनसे वो झाड़ लेते थे। झूरे मतलब झाड़ लेते थे, उनको तोड़ लेते थे आम को। इस कारण वो मूक डंडा, मूक मतलब जो बोल नहीं सकता है, मूक डंडा सजीव सा प्रतीत होता था, ऐसा जिंदा जैसे कोई साथी हमारा साथ है, इस तरह का प्रतीत होता था उनको। प्रसन्न वदन, प्रसन्न वदन बोलते हैं कि बहुत प्रसन्न चेहरा। हम दोनों बहुत खुशी से, हम दोनों मक्खनपुर की ओर तेजी से बढ़ने लगे। दोनों खुशी खुशी मक्खनपुर की ओर चल देते हैं। चिट्ठियों को मैंने टोपी में रख लिया। जो टोपी पहनी हुई थी सिर में, उसके ऊपर लेटर रख लेते हैं जो उनके बड़े भाई साहब ने दिए थे, क्योंकि कुर्ते में जेबें न थी, क्योंकि कुर्ते में जेब नहीं थी इसलिए टोपी के अंदर रख लिया। हम दोनों उछलते कूदते एक ही सांस में गांव से 4 फरलांग दूर उस कुएं के पास आ गए जिसमें एक अति भयंकर काला सांप पड़ा हुआ था। थोड़ी दूर, गांव से दूर एक कुआं होता है और उस कुएं में एक बहुत बड़ा काला सांप पड़ा होता है। कुआं कच्चा था, ईंटों का बना हुआ कुआं नहीं था, कच्चा ही था और 24 हाथ गहरा था। 24 हाथ गहरा भी था। उसमें पानी न था। उसमें न जाने सांप कैसे गिर गया था, पता नहीं कैसे वो सांप उस कुएं में गिर गया। कारण कुछ भी हो, हमारा उसके कुएं में होने का ज्ञान केवल 2 महीने का था। पता नहीं वो सांप कितने दिनों से उस कुएं में गिरा हुआ था, लेकिन हमें तो सिर्फ 2 महीने पहले ही पता चला था कि इस कुएं में एक कोई सांप भी है। कारण कुछ भी हो, हमारा उसके कुएं में होने का ज्ञान केवल 2 महीने का था और बच्चे नटखट होते ही हैं। मक्खनपुर पढ़ने जाने वाली हमारी टोली, मक्खनपुर में वो लोग पढ़ने के लिए जाया करते थे, तो बहुत सारे बच्चों का टोली मतलब ग्रुप को बोलते हैं, तो पूरी वानर टोली थी, पूरे बंदरों की टोली थी। एक दिन हम लोग स्कूल से लौट रहे थे। एक दिन जो है लेखक जो है वो स्कूल से लौट रहे थे कि हमको कुएं में उझकने की सूझी। उझकने होते ना, एक गड्ढा है, इसमें जाके देख लेते हैं कि इसमें है क्या, अंदर कुएं के अंदर है क्या। तो उसके किनारे पे जाके और अंदर पंजे ऊंचा करके वो अंदर झांकने की कोशिश कर रहे हैं, उसको बोलते हैं उझकना। सबसे पहले उझकने वाला मैं ही था, लेखक ही थे उसमें कुएं में झांकने वाले। कुएं में झांककर एक ढेला फेंका, एक मिट्टी का ढेला उठाया, मिट्टी उठाई और फेंका कि उसकी आवाज़ कैसी होती है। और उसके सुनने के बाद अपनी बोली की प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि बोलते हैं जैसे रिफ्लेक्ट होती है, फिर एक बार आवाज़ करेंगे तो वो इको होके जो आवाज़ आती है, इको होके जो आवाज़ आती है उसको बोलते हैं प्रतिध्वनि। सुनने की इच्छा हुई, एक सुनने की अपनी आवाज़, फिर से कुएं के अंदर से हमारी आवाज़ कैसी आती है लौट के, ये सुनने की उनकी इच्छा होती है, इसलिए अंदर चिल्लाते हो। पर कुएं में जो ही ढेला फेंका, जो ही मिट्टी फेंका उन्होंने, त्यों ही एक फुसकार सुनाई दी, त्यों ही वहाँ से सांप के फुसकारने की आवाज़ आती है। कुएं के किनारे खड़े हुए हम सब बालक, सब बच्चे पहले तो उस फुसकार से ऐसे चकित हो गए जैसे किलोले करता हुआ, जैसे किलोले मतलब क्रीड़ा करता हुआ, खेलता हुआ। जैसे वो एकदम से जैसे उसकी फुसकार की आवाज़ आती है तो ऐसा लगता है कि किलोले करता हुआ मृग समूह, मतलब हिरणों का झुंड, बहुत सारी हिरनें अति समीप के कुत्ते की भौंक से चकित हो जाती हैं। जैसे कि बहुत सारा हिरणों का झुंड खड़ा हुआ है और अचानक से उन पे कुत्ते चिल्लाने लग जाते हैं तो वो बहुत सरप्राइज हो जाती हैं। उसके उपरांत सभी ने उछल उछल कर एक एक ढेला फेंका। अब तो क्या था, एक ने फेंका तो सब बच्चों ने फेंकना चालू कर दिया और कुएं से आने वाली क्रोधपूर्ण फुसकार पर कह कह लगाए, जोर जोर से हंसने लग गए, जोर जोर से खुश होने लगे। जैसे ही वो ऊपर से मिट्टी का ढेला फेंकते थे और अंदर जो वो सांप है वो फुफकारता था तो ये बच्चे कह लगाते थे, बहुत जोर जोर से हंसते थे, चिल्लाते थे। और जबकि उसको गुस्सा आ रहा होता था वो फुसकार रहा होता था। गांव से मक्खनपुर जाते और मक्खनपुर से लौटते समय, मक्खनपुर जाते समय और लौटते समय, वापस आते समय प्राय प्रतिदिन ही कुएं में डेले डाले जाते थे। बच्चे बस यही काम करते थे, स्कूल जाते हैं तो जाते वक्त भी इस कुएं में डेले फेंक रहे हैं और आते वक्त भी फेंक रहे हैं। मैं तो आगे भाग कर आ जाता था और टोपी को एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ में डेला फेंकता था। एक हाथ से टोपी पकड़ रखी है क्योंकि कुएं में टोपी न गिर जाए, नहीं तो घर में डांट पड़ेगी, इसलिए टोपी भी पकड़ ली और डेला भी फेंक दिया। ये रोजाना की आदत सी हो गई थी। सांप से फुसकार करवा लेना मैं उस समय बड़ा काम समझता था। ऐसा लगता था कि मैंने बहुत बड़ा तीर मार लिया, मैंने अगर उस फुसकार दिला दी तो उस सांप को। इसलिए जैसे ही हम दोनों उस कुएं की ओर से निकले, कुएं में डेला फेंककर फुसकार सुनने की प्रवृत्ति जागृत हो गई। जो उनकी इच्छा होती है, मन का जो झुकाव होता है वो हो जाता है कि भाई चलो रोज़ तो मारते ही हैं इसमें डेला, आज भी मार के देखते हैं। मैं कुएं की ओर बढ़ा, जो लेखक है वो कुएं की ओर बढ़ते हैं और छोटा भाई मेरे पीछे ऐसे हो लिया जैसे बड़े भाई
मृग शावक के पीछे छोटा मृग शावक हो लेता है। जैसे कि एक हिरन का बच्चा जा रहा है और उसके पीछे उससे भी जो छोटा उसका भाई बहन है वो भी जैसे पीछे पीछे चल जाता है, इस तरह से उनके भाई भी चल देते हैं लेखक के। कुएं के किनारे से एक डेला उठाकर और उछलकर एक हाथ में टोपी उतारते हुए सांप पर डेला गिरा दिया, पर मुझ पर तो बिजली सी गिर पड़ी। अब उसने टोपी उतारी थी ना, तो उस पर तो बिजली गिरेगी ही। भूल गया कि टोपी के अंदर चिट्ठियाँ रखी हुई हैं और डेला उठाने में, खेलने में, और डेला उठा के फेंक दिया। बिजली सी गिर पड़ी। सांप ने फुसकार मारी या नहीं, डेला उसे लगा या नहीं, ये बात अब तक स्मरण नहीं। मुझे याद ही नहीं है कि सांप उस दिन फुसकारा था कि नहीं, उसको डेला लगा था कि नहीं, कुछ भी मुझे याद नहीं है। टोपी के हाथ में लेते ही तीनों चिट्ठियाँ चक्कर काटती हुई कुएं में गिर रही थी। उन जो लेखक के भाई ने जो उनको 3 चिट्ठियाँ दी थी वो हवा में उड़ती हुई कुएं के अंदर गिर रही थी। और वह अकस्मात जैसे घास चरते हुए हिरन की आत्मा गोली से हत होने पर निकल जाती है और वह तड़पता रहता है। जैसे कि एक हिरन है, वो आराम से अपनी मुलायम मुलायम घास खा रहा है और अचानक से कहीं किसी शिकारी ने एक उसको गोली मार दी और वो कैसे एकदम से बेहोश होकर गिर जाता है, मर जाता है। उस तरह की तड़प तड़प के अपने जान दे देता है। उस तरह की हालत जो है लेखक की हो गई जब चिट्ठियाँ उनकी कुएं में गिर गई। उसी भांति वे चिट्ठियाँ क्या टोपी से निकल गई, मेरी तो जान निकल गई। लेखक की तो जैसे जान ही निकल जाती है। उनके गिरते ही मैंने उनको पकड़ने के लिए एक झपट्टा भी मारा कि भाई हाथ में आ जाए, कुएं के अंदर न जाए। ठीक वैसे जैसे घायल शेर शिकारी को पेड़ पर चढ़ते देख उस पर हमला करता है। कोई शेर है, वो शिकार बहुत देर से किसी अपने शिकार का पीछा करता हुआ चला आ रहा है और सामने दौड़ के जो शिकार है वो पेड़ पे चढ़ गया, तो उस पर झपट्टा मारता है जोर से कि भाई पेड़ पे चढ़े, उससे पहले ही मैं तेरे को पकड़ लूँ। पर वे तो पहुँच से बाहर हो चुकी थी, चिट्ठियाँ तो हाथ से बाहर हो चुकी थी, पहुँच में ही नहीं थी वो। उनको पकड़ने की घबराहट में मैं स्वयं झटके के कारण कुएं में गिर गया होता। अगर थोड़ा सा न संभला होता तो मैं सांप के पास पहुँच गया होता, कुएं में गिर गया होता। कुएं की पाट पर बैठे हम रो रहे थे। छोटा भाई डाढ़े मतलब बहुत जोर से, डाढ़े मतलब बहुत जोर जोर से रोना, दहाड़े मार मार कर रो रहा था और मैं चुपचाप आंखें डबडबा कर, क्योंकि लेखक बड़े थे इसलिए वो धीरे धीरे रो रहे थे। पतीले में उफान आने से ढकना ऊपर उठ जाता है और पानी बाहर टपक जाता है। जैसे कि पानी उबल रहा है और उसमें से जब बहुत भाप बन जाती है उसके तो ढक्कन ऊपर उठ जाता है ना, उसमें से पानी गिर रहा होता है। निराशा, पिटने के भय कि भाई अब तो पिटाई होगी, और उद्वेग जो डर था उनके मन में, बेचैनी थी और उससे रोने का उफान आता था। मतलब ऐसा लग रहा था कि जोर से रो लूँ लेकिन रो नहीं रहे थे। एक छोटा भाई पहले ही इतना रोए जा रहा था। पलकों को ढकने, भीतरी भावों को रोकने का प्रयत्न करते थे, पर कपोलों पर, गालों पर आंसू लुढ़क ही आते थे। माँ की गोद की याद आती थी। आज माँ याद आ रही थी। जी चाहता था कि माँ आकर छाती से लगा ले और लाड़ प्यार करके कह दे कि कोई बात नहीं बेटा, चिट्ठियाँ फिर लिख ली जाएंगी, चिट्ठियाँ फिर से लिख लेंगे हम लोग। तबीयत करती थी कि कुएं में बहुत सी मिट्टी डाल दी जाए और घर जाकर कह दिया जाए कि चिट्ठी डालाए। वो जो कुएं के अंदर चिट्ठियाँ गई हैं उन पर मिट्टी डाल देते हैं तो वो छुप जाएंगी चिट्ठियाँ वहाँ पे, और घर पे जाके बोल देंगे कि भाई हम तो डाल के आ गए, पोस्ट ऑफिस में चिट्ठियाँ डाल दिए। पर उस समय मैं झूठ बोलना जानता ही नहीं था। घर लौटकर सच बोलने पर रुई की तरह धुनाई होगी। घर पहुंचूंगा तो बहुत धुनाई होने वाली है, पिटाई होने वाली है, और सच बोलूँगा तो क्या होगा। मार के ख्याल से शरीर ही नहीं मन भी कांप जाता था। मार के ख्याल से जो मन ही तो डर ही रहा था, शरीर भी डर रहा था कि आज तो बहुत पिटाई करेंगे बड़े भैया। सच बोलकर पिटने के भावी भय और झूठ बोलकर चिट्ठियों के न पहुंचने की जिम्मेदारी के बोझ से दवा में बैठा सिसक रहा था। सिसक कर वो रो रहे होते हैं। समझ में नहीं आ रहा था कि भैया को झूठ बोलें या सच बता दें। इसी सोच विचार में 15 मिनट होने को आए। कितने मिनट? 15 मिनट निकल गए। देर हो रही थी और उधर दिन का बुढ़ापा बढ़ता जाता था, मतलब जो दिन डूबता चला जा रहा था। कहीं भाग जाने की तबीयत करती थी, कहीं भाग जाऊं ऐसा मन कर रहा था, पर पिटने का भय और जिम्मेदारी की दुधारी तलवार कलेजे पे फिर रही थी। दुधारी बोला गया कि दोनों तरफ से धार करने वाली, 2 धारों वाली तलवार जो है। समझ में नहीं आ रहा था मैं करूँ तो क्या। कश्मकश में थे कि झूठ बोल दूं भैया को जाके कि सच बता दूं। दृढ़ संकल्प से दुनिया की बेड़ियां कट जाती हैं। अगर इंसान के मन में दृढ़ संकल्प हो तो हर मुसीबत का हल निकल आता है। ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसको हल ना हो, जो कोई मुसीबत नहीं है। मेरी दुविधा भी दूर हो गई। कुएं में घुसकर चिट्ठियों को निकालने का निश्चय किया। चलो भाई कुएं में घुस जाते हैं और चिट्ठियों को निकाल के लाते हैं।
कितना भयंकर निर्णय था। बचपन था लेकिन ना समझी थी, है ना, कि जानते हैं कि कुएं के अंदर सांप है, फिर भी कितना भयंकर निर्णय था। पर जो मरने को तैयार हो उसे क्या, घर जाके तुम भैया मारेंगे ही मारेंगे, चलो यहाँ सांप से ही मर जाते हैं। मूर्खता कहेंगे इसको अथवा बुद्धिमता, बुद्धिमानी कहेंगे या मूर्खता कहेंगे। से किसी काम को करने के लिए कोई मौत का मार्ग ही स्वीकार कर ले, और वह भी जानबूझकर। सबको उनको मालूम है कि अंदर सांप है, वो खा जाएगा, फिर भी जानबूझ के उसके अंदर जा रहे हैं, तो फिर वह अकेला संसार बेटने को तैयार हो जाता है। अगर किसी ने सोच लिया है कि अब मरना तो है ही है, जो होगा सो देखा जाएगा, तो फिर वो संसार में कोई भी काम कर जाता है। और फल, उसे फल की क्या चिंता, जो होगा सो देखा जाएगा। फल तो किसी दूसरी शक्ति पर निर्भर है, जो ईश्वर के ऊपर निर्भर है। हमारे नसीब में जो होगा वो हो जाएगा। उस समय चिट्ठियाँ निकालने के लिए मैं विषधर से भिड़ने को तैयार हो गया। वो विषधर यानी कि सांप से भी, विष भरे हुए सांप से लड़ने के लिए भी मैं तैयार हो गया। पासा फेंक दिया था, मौत का आलिंगन था, मतलब मौत अपनी बाहों में लेने वाली थी, मरने वाला था। अथवा सांप से बचकर दूसरा जन्म, या तो सांप से बच जाता तो नया जन्म मिल जाता, इसकी कोई चिंता नहीं थी। पर विश्वास यह था कि डंडे से सांप को पहले मार दूंगा। अब मतलब अपने मन में ये प्लानिंग कर ली थी कि पहले मैं कुएं में उतरूंगा और पहले सांप को मारूंगा, बाद में अपनी चिट्ठियाँ लेकर ऊपर आ जाऊंगा। तो उनके मन में ये चल रहा होता है कि पहले डंडे से सांप को मार दूंगा, तब फिर चिट्ठियाँ उठा लूंगा। बस इसी दृढ़ विश्वास के बूते पर मैंने कुएं में घुसने की ठानी। ये निश्चय कर लिया कि मैं चलो कुएं में अब उतरूंगा। छोटा भाई रोता था और उसके रोने का तात्पर्य था कि मेरी मौत। छोटा भाई रो रहा था और उस रोने का मतलब था कि मेरी मौत निश्चित है, मुझे नीचे बुला रही है, जो मेरी मौत है वो नीचे बुला रही है, इसलिए भाई मेरा पहले से रो रहा है। यद्यपि वो शब्दों से न कहता था, वास्तव में मौत सजीव और नग्न रूप में कुएं में बैठी थी। नंगी मौत और जिंदा मौत, है ना, सजीव मतलब जिंदा, नग्न मतलब नंगी रूप से कुएं में बैठी थी। उस पर नग्न मौत से मुठभेड़ के लिए मुझे भी नग्न होना पड़ा। छोटा भाई भी नंगा हुआ, दोनों भाई नंगे हो जाते हैं। और एक धोती मेरी और एक छोटे भाई की, क्योंकि वो छोटे बच्चे पहले नेकर थोड़ी पहनते, पैंट नेकर ऐसे नहीं पहनते थे, वो पहले वो धोतियाँ पहना करते थे। तो दोनों अपनी अपनी धोतियाँ खोल ली, तो एक धोती मेरी और एक छोटे भाई की। एक चने वाली जिसमें मम्मी ने चने दिए थे उनको भुनाने के लिए, और 2 कानों से बंधी हुई धोतियाँ। दोनों भाई कान से धोती बांध कर आए थे क्योंकि ठंडी का मौसम था। तो इस तरह से कितनी धोती हो गई उनके पास, 5 धोतियाँ और कुछ रस्सियाँ मिलाकर कुएं की गहराई के लिए काफ़ी हुई। इतना करके उन्होंने एक रस्सी बना ली जोड़ के। हम लोगों ने धोतियाँ एक दूसरे से बांधी और खूब खींच कर आजमा लिया, चेक कर लिया कि गांठें कड़ी है या ना, कड़ी तो है ना गांठें। अपनी ओर से कोई धोखे का काम न रखा, अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखी, अपनी जान भी बचानी है ना उनको, तो इसलिए उन्होंने अपनी तरफ से कोई धोखे का काम नहीं रखा। धोती के एक सिरे पर डंडा बांधा और उसे कुएं में डाल दिया, और दूसरे सिरे को डेंग, वह लकड़ी जिस पर चरसपुर टिकता है, चरसपुर टिकता है यानी कि पहले पानी दिया करते थे कुएं में से निकाल के, तो उसका वो बोलते हैं चरसपुर टिकता है, वो लकड़ी है वहाँ पे, कि चारों ओर एक चक्कर देकर और एक गांठ लगाकर छोटे भाई को दे दिया। गांठ बांध देते हैं उस पेड़ के साथ में, लकड़ी के साथ में, और छोटे भाई को पकड़ा देते हैं। छोटा भाई केवल 8 वर्ष का था। कितने साल का था उनका छोटा भाई? 8 साल का। इसलिए धोती को डेंग से कड़ी करके बांध दिया और तब उसे खूब मजबूती से पकड़ने के लिए कहा। लकड़ी से भी बांध दिया और भाई को भी बोल दिया कि भैया खूब कड़क होके पकड़ लेना, छोड़ना मत, समझा है इस तरह से। मैं कुएं में धोती के सहारे घुसने लगा। छोटा भाई रोने लगा। मैंने उसे आश्वासन दिलाया, यानी कि उसे भरोसा दिलाया, दिलासा दी कि मैं कुएं के नीचे पहुंचते ही सांप को मार दूंगा, और मेरा विश्वास भी ऐसा ही था। कारण यह था कि इससे पहले मैंने अनेक सांप मारे थे। इसका कारण भी यह था कि उन्होंने इसके पहले भी बहुत सारे सांप मारे थे, इसलिए उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था कि वो सांप को मार देंगे। इसलिए कुएं में घुसते समय मुझे सांप का तनिक भी भय नहीं था, जरा भी डर नहीं था कि मुझे सांप मार डालेगा। उसको मारना मेरे बाएं हाथ का खेल समझता था वो, तो उसको मारना तो मेरे बाएं हाथ का खेल था, उसको तो मैं ऐसे ही मार दूंगा। कुएं के धरातल से जब 4-5 गज रहा हूँगा, जब 4-5 गज की दूरी बाकी रही होगी कुएं में उतरने से, तब ध्यान से नीचे को देखा। अक्ल चकरा गई, एकदम चक्कर आने लग गए। सांप फन फैलाए धरातल से 1 हाथ ऊपर उठा हुआ लहरा रहा था। पूंछ और पूंछ के समीप का भाग पृथ्वी पर था, जमीन पर था। आधा अग्रभाग जो ऊपर का भाग है ऊपर था, उठा हुआ मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। नीचे डंडा बंधा था, उन्होंने धोती में नीचे डंडा बांध रखा था ना। मेरे उतरने की गति से जो इधर उधर हिलता था, जैसे जैसे वो उतरते थे, धोती में डंडा बंधा हुआ है तो वो हिल रहा है, उसी के कारण शायद मुझे उतरते देख सांप घातक चोट के आसन पर बैठा था। उसको लग रहा था कि अब मेरे ऊपर जो है वो कोई बहुत बड़ा
घात होने वाला है, मेरे ऊपर हमला होने वाला है। सपेरा जैसे बीन बजाकर काले सांप को खिलाता है और सांप क्रोधित हो फन फैलाकर खड़ा होता और फुकार मारकर चोट करता है। जब सपेरा है बीन बजा रहा होता है तो सांप क्रोधित हो रहा होता है और फन फैलाकर वो फुफकार कर चोट मार रहा होता है। ठीक उसी प्रकार सांप तैयार था। उसका प्रतिद्वंदी, उसका जो है सामना करने वाला, उसका शत्रु, मैं उससे कुछ हाथ ऊपर धोती पकड़े लटक रहा था। धोती डैंग से बंधी होने के कारण कुएं के बीचों बीच लटक रही थी और मुझे कुएं के धरातल की परिधि के बीचों बीच ही उतरना था। मुझे बीचों बीच उतरना था वहाँ पे कुएं में। इसके माने थे कि सांप से 1.5-2 फुट गज नहीं की दूरी पर पैर रखना, और इतनी दूरी पर सांप पैर रखते ही चोट करता। स्मरण रहे कि कच्चे कुएं का व्यास बहुत कम होता है, जो उसकी परिधि होती है वो बहुत कम होती है, बहुत चौड़ा नहीं होता है। वो नीचे तो वो 1.5 गज से अधिक होता ही नहीं है, क्योंकि वो पक्का नहीं है, ईंटों से बना हुआ नहीं है, सिर्फ मिट्टी से खोदा गया कुआं होता है इसके लिए। ऐसी दशा में कुएं में मैं सांप से अधिक 4 फुट की दूरी पर रह सकता था, वह भी उस दशा में जब सांप मुझसे दूर रहने का प्रयत्न करता। पर उतरना तो था कुएं के बीच में, क्योंकि मेरा साधन बीचों बीच लटक रहा था। ऊपर से लटक कर तो सांप नहीं मारा जा सकता था, और उतरना तो था ही, ऊपर से कैसे मार सकते हैं सांप को, तो उसके लिए तो कुएं में उतरना ही पड़ेगा। थकावट से ऊपर चढ़ भी नहीं सकता था। अब तक अपने प्रतिद्वंदी को पीठ दिखाने का निश्चय नहीं किया था, अपने शत्रु को पीठ दिखा कर भाग जाऊं, मैंने ऐसा सोचा नहीं था। यदि ऐसा करता भी तो कुएं के धरातल पर उतरे बिना क्या मैं ऊपर चढ़ सकता था। धीरे धीरे उतरने लगा। 1-1 इंच ज्यों ज्यों मैं नीचे उतरता जाता था त्यों त्यों मेरी एकाग्र चित्ता जो है, उनकी ध्यान जो है वो बढ़ती जाता था, ध्यान कंसंट्रेशन बढ़ रहा था उन्हें। मुझे एक सूझी, मुझे एक तरीका, एक उपाय आया कि दोनों हाथों से धोती पकड़े हुए मैंने अपने पैर कुएं की बगल में लगा दिए। दोनों हाथों से धोती को पकड़ा, जो अपने पैर हैं वो कुएं की जो साइड की दीवार थी उस पर टिका दिए। दीवार से पैर लगाते ही कुछ मिट्टी नीचे गिरी, कुछ मिट्टी जो है वो नीचे गिर जाती है, और सांप ने फू करके उस पर मुंह मारा। उसको लगा कि कोई आ गया, मिट्टी गिरी तो मेरी पैर भी दीवार से हट गए और मेरी टांगें कमर से समकोण बनाती हुई लटकती रहीं। पर इससे सांप से दूरी और कुएं की परिधि पर उतरने का ढंग मालूम हो गया कि कैसे सांप को दूसरी साइड में बिजी कर देना है और किस साइड में मुझे उतर जाना है। तनिक झुककर मैंने अपने पैर कुएं की बगल से सटाए और कुछ धक्के के साथ अपने प्रतिद्वंदी यानी अपने शत्रु के सम्मुख यानी कि सामने कुएं की दूसरी ओर 1.5 गज पर कुएं के धरातल पर खड़ा हो गया। आंखें चार हुई। सांप से आंखें चार होती हैं, दोनों की आंखें मिलती हैं। शायद एक दूसरे को पहचाना। सांप को चक्षुश्रवा कहते हैं। चक्षुश्रवा यानी कि आंखों से सुनने वाला, उसकी जो है आंखों से वो सुनता है, क्योंकि उसके कान नहीं होते हैं। और मैं स्वयं चक्षुश्रवा हो रहा था, मुझे खुद वो यही था कि मेरे से कान बहरे हो गए, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। अन्य इंद्रियों ने मानो सहानुभूति से अपनी शक्ति आंखों को दे दी हो। ऐसा लग रहा था कि जो सूंघने की और सुनने की जितनी भी बाकी हमारी स्वाद की जो जिन इंद्रियां हैं उन्होंने अपनी की सारी शक्ति जो है वो आंखों को दे दी है। इस वक्त सांप के फन की ओर मेरी आंखें लगी हुई थी कि वह कब किस ओर से आक्रमण करता है। सांप ने मोहिनी सी डाल दी थी मेरे ऊपर, एक जादू सा कर दिया था। मोहिनी डालना है कि जादू सा कर दिया। शायद वो मेरे आक्रमण की प्रतीक्षा में था, शायद वो इंतजार कर रहा था कि मैं उसके ऊपर हमला करूं। पर जिस विचार और आशा को लेकर मैंने कुएं में घुसने की ठानी थी वह तो आकाश कुसुम था। मनुष्य का अनुमान और भावी योजनाएं कभी कभी कितनी मिथ्या और उल्टी निकलती हैं। कभी कभी जो हम प्लानिंग करते हैं वो कितनी गलत हमारी प्लानिंग हो जाती है। मुझे सांप का साक्षात होते ही, उसका सामना होते ही अपनी योजना और आशा की संभावना असंभवता प्रतीत हो रही थी। मतलब मैं जिस काम के लिए नीचे उतरा हूँ वो पूरा नहीं होता हुआ दिख रहा था। डंडा चलाने के लिए स्थान ही नहीं था। वो तो ये सोच के आया था कि मैं सांप को नीचे जाके मार दूंगा, डंडा लेके जा रहा हूँ, लेकिन वहाँ तो इतना जगह ही नहीं है कि वो डंडा चला सके। लाठी या डंडा चलाने के लिए काफ़ी स्थान चाहिए जिसमें वे घुमाए जा सकें, और सांप को डंडे से दबाया जा सकता था, पर ऐसा करना मानो तोप के मोहरे पर खड़ा होना था। यदि फन या उसके समीप का भाग न दबा तब क्या होगा? फन नहीं दबा तो क्या होगा? तो फिर वह पलट कर जरूर काटता,
और फन के पास दबाने की कोई संभावना भी होती तो फिर उसके पास पड़ी हुई 2 चिट्ठियों को कैसे उठाता। अगर मैं अपने हाथ से और उसके अपनी लाठी से उसके फन को दबाए हुए रहता तो फिर 2 जो चिट्ठियाँ पड़ी हुई हैं उनको कौन उठाता। 2 चिट्ठियाँ उसके पास उससे सटी हुई पड़ी थी और एक मेरी ओर थी। मैं तो चिट्ठियाँ लेने ही उतरा था, मेरा तो बस इतना ही मकसद था, तो मुझे अपनी चिट्ठी लानी है। हम दोनों अपने पैतरों पर डटे हुए थे, पैतरा यानी कि अपनी स्थितियों पर डटे हुए थे। उस आसन पर खड़े खड़े मुझे 4-5 मिनट हो गए। दोनों ओर से मोर्चे पड़े हुए थे, दोनों तैयार थे एक दूसरे का सामना करने के लिए, पर मेरा मोर्चा कमज़ोर था। कहीं सांप मुझ पर झपट पड़ता तो मैं यदि बहुत करता तो उसे पकड़कर कुचल कर मार देता, पर वह तो अचूक यह कि निश्चित कर ही डालता। तरल विष मेरे शरीर पर पहुंचा ही देता। वह तो अपना जहर जो है वो निश्चित तौर पर मेरे शरीर में पहुंचा देता और अपने साथ साथ मुझे भी ले जाता। अब तक सांप ने वार न किया था, अभी तक सांप ने मेरे ऊपर हमला नहीं किया था, इसलिए मैंने भी उसे डंडे से दबाने का ख्याल छोड़ दिया कि भाई इसको परेशान मैं भी नहीं करता हूँ, ये मुझे तंग नहीं कर रहा है तो मैं इसको तंग क्यों करूँ। ऐसा करना उचित भी न था। अब प्रश्न था कि चिट्ठियाँ कैसे उठाई जाए। बस एक सूरत थी कि डंडे से सांप की ओर से चिट्ठियों को सरकाया जाए, डंडे से सांप के पास से चिट्ठियों को धीरे धीरे सरकाया जाए। यदि सांप टूट पड़ा तो कोई चारा न था, कुर्ता था और कोई कपड़ा न था जिससे सांप के मुंह की ओर उसके ओर करके उसके फन को पकड़ लूँ। मारना या बिल्कुल छेड़खानी न करना, ये 2 मार्ग थे। सो पहला मेरी शक्ति के बाहर था, बाध्य होकर दूसरे मार्ग का अवलंबन करना पड़ा, मुझे दूसरे मार्ग का सहारा लेना पड़ा। क्या किया उन्होंने फिर? डंडे को लेकर ज्यों ही मैंने सांप की दाईं ओर पड़ी चिट्ठी की ओर से उसे बढ़ाया कि सांप का फन पीछे की ओर हुआ। धीरे धीरे डंडा चिट्ठी की ओर बढ़ा और ज्यों ही चिट्ठी के पास पहुंचा कि फुंकार के साथ काली बिजली तड़पी और डंडे पर गिरी। जो डंडे पे वार करता है सांप, हृदय में कंप हुआ, जो वो एकदम से उनका हृदय कांप जाता है, वो डर जाते हैं और हाथियों ने आज्ञा न मानी, डंडा छूट पड़ा। डर के मारे उनके हाथ में से डंडा छूट जाता है। मैं तो न मालूम कितना ऊपर उछल गया, जानबूझकर नहीं, यूं ही बिदक कर, एकदम से डर के उछलकर जो खड़ा हुआ तो देखा कि डंडे के सिर पर 3-4 स्थानों पर पीव सा लगा हुआ है। पीव जैसा लगा हुआ है यानी कि जहर, वह विष था, विष लगा हुआ था, जाग जैसे लगे हुए थे। सांप ने मानो अपने शक्ति का सर्टिफिकेट सामने रख दिया था, तो उसने सर्टिफिकेट दे दिया था कि मैं कितना जहरीला हूँ और मैं तुम्हारा सब कुछ बिगाड़ सकता हूँ। पर मैं तो उसकी योग्यता का पहले से ही कायल था, मैं तो उसके मानने वाला था, उसको स्वीकार कर चुका था कि भाई तुम योग्य हो। उस सर्टिफिकेट की ज़रूरत न थी। सांप ने लगातार फू फू करके डंडे पर 3-4 चोटें की। वह डंडा पहली बार इस भांति अपमानित हुआ था, पहली बार ऐसा हुआ था कि वह हमला नहीं कर पाया। वह शायद वह सांप का उपहास कर रहा था, वह सांप का उपहास करना यानी कि किसी का मजाक उड़ा रहा था। उधर ऊपर फू फू और मेरे उछलने और फिर वही धमाके से खड़े होने से छोटे भाई ने समझा कि मेरा कार्य समाप्त हो गया। उसको लगा कि मेरा भाई तो मर गया आज, और बंधुत्व का नाता, भाई भाई का नाता फू फू और धमाके में टूट गया। उसने ख्याल किया कि सांप के काटने से मैं गिर गया हूँ। मेरे कष्ट और विरह, मुझसे बिछड़ने के ख्याल से उसके कोमल हृदय को धक्का लगा। भ्रात स्नेह मतलब भाई का प्यार के ताने बाने को चोट लगी और उसकी चीख निकल गई, उसकी जो जोर से वो चीख पड़ता है। छोटे भाई की आशंका बेजा नहीं थी, बेजा मतलब बेवजह नहीं थी, पर उस फू और धमाके से मेरा साहस कुछ बढ़ गया। दोबारा फिर उसी प्रकार लिफाफे को उठाने की चेष्टा की, यानी कि कोशिश की, और अब की बार सांप ने वार भी किया और डंडे से चिपट भी गया। डंडा हाथ से छूटा तो फिर छूटा तो नहीं, पर झिझक, सहम अथवा आतंक से अपनी ओर को खींच गया और गुजल्क मारता हुआ सांप का पिछला भाग मेरे हाथों से छू गया। गुजल्क बोलते गांठ, जो गांठ थी उसको छू गया। उफ, कितना ठंडा था सांप, जो कितना ठंडा लगा उसको। डंडे को मैंने एक ओर पटक दिया, यदि कहीं उसका दूसरा वार पहले होता तो उछल कर मैं सांप पर गिरता और फिर न बचता।
लेकिन जब जीवन होता है तब हजारों ढंग बचने के निकल आते हैं। वो देवी कृपा थी, मतलब वो ईश्वर की कृपा थी। डंडे के मेरी ओर खींच आने से मेरे और सांप के आसन बदल गए। मतलब जो उनकी सिचुएशन है, जो उनकी पोजीशन है वो बदल जाती है। मैंने तुरंत ही लिफाफे और पोस्ट कार्ड चुन लिए, उठा लिए। चिट्ठियों को धोती के छोर से बांध लिया और छोटे भाई ने उन्हें ऊपर खींच लिया। छोटा भाई जो ऊपर खींच लेता है। डंडे को सांप के पास से उठाने में भी बड़ी कठिनाई पड़ी। सांप उससे खुलकर उस पर धरना देकर बैठा था। जीत तो मेरी हो चुकी थी, पर अपना निशाना गवा चुका था। आगे हाथ बढ़ाता तो सांप हाथ पर वार कर देता, वो हमला करता। इसलिए कुएं की बगल से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर मैंने उसकी दाईं ओर फेंकी कि वह उस पर झपटा, और मैंने दूसरे हाथ से उसकी बाईं ओर से डंडा खींच लिया। पर बात की बात, मैं उससे दूसरी ओर भी वार किया। यदि बीच में डंडा न होता तो पैर में उसके दांत गड़ गए होते, उसके जो दांत है वो मेरे पैर में घुस गए होते। अब ऊपर चढ़ना कोई कठिन काम नहीं था, कोई मुश्किल काम नहीं था। केवल हाथों के सहारे, पैरों को बिना कहीं लगाए हुए 36 फुट ऊपर चढ़ना मुझसे अब नहीं हो सकता। 15-20 फुट बिना पैरों के सहारे केवल हाथों के बल चढ़ने की हिम्मत रखता हूँ। कम ही अधिक नहीं, पर उस 11 वर्ष की अवस्था में मैं 36 फुट चढ़ा। 36 फुट। बाहें भर गई, मतलब बहुत दर्द होने लग गया बाहों में। छाती फूल गई थी, धोखनी चल रही थी, पर एक एक इंच सरक सरक कर अपनी भुजाओं के बल, अपने हाथों के बल में ऊपर चढ़ाया। यदि हाथ छूट जाते तो क्या होता, इसका अनुमान करना कठिन है। ऊपर आकर बेहाल होकर, बेहोश होकर थोड़ी देर तक पड़ा रहा। देह को झाड़ झूर कर, मतलब जो मिट्टी लग गई थी शरीर के ऊपर, उसको झाड़ दिया, धोती कुर्ता पहना। फिर किशनपुर के लड़के को, जिसने ऊपर चढ़ने की चेष्टा को देखा था, ताकीद करके, ताकि मतलब बार बार चेतावनी दी करके कि वह कुएं वाली घटना किसी से न कहे, हम लोग आगे बढ़े। ये उसको बार बार बोल दिया कि तू घर में जाके किसी को मत बोलना कि मैं कुएं में गया था और मेरी चिट्ठियाँ ऐसे गिर गई थी और मैंने इस तरह से अपनी चिट्ठियों को बाहर निकाला था, ये बात किसी को भी तू बताना मत। इस तरह से उस लड़के को बोला। सन 1915 में मैट्रिकुलेशन पास करने के उपरांत ये घटना मैंने माँ को सुनाई। जब मैट्रिक हो गया उस टाइम पे अपनी माँ को ये बात बताते हैं कि मैंने उस दिन क्या क्या किया था। सजल यानी कि आंखें भर आई उनके नेत्रों से माँ ने, सजल मतलब जल से भरी हुई यानी कि आंसुओं से भरी हुई नेत्रों से माँ ने मुझे अपनी गोद में ऐसे बिठा लिया जैसे चिड़िया अपने बच्चों को डैने में, यानी कि पंख, डैने बोलते पंख को, जैसे जो चिड़िया है वो अपने बच्चे को अपने पंखों में छुपा लेती है, वैसे डैने के नीचे छिपा लेती है। माँ ने अपनी गोद में इस तरह से बिठा लिया जैसे चिड़िया अपने बच्चों को बिठाती है। कितने अच्छे थे वे दिन। उस समय राइफल न थी, डंडा न था, और डंडे का शिकार, कम से कम उस सांप का शिकार राइफल के शिकार से कम रोचक और भयानक न था। अगर कोई आज रोमांच अगर राइफल लेकर करता है तो हमने उस टाइम पे ये अनुभव जो है एक डंडा लेके किया था कि किस तरह से हमने सांप का सामना किया था उस डंडे के द्वारा। तो इस तरह से लेखक ने अपनी स्मृतियों को इसमें लेसन में सजोया है और हमारे साथ में उनको शेयर किया है कि उन्होंने किस तरह की हरकतें अपने बचपन में की थी। तो होप आप लोगों को ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।